नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम महिलाओं पर संबंधित है। और जिन महिलाओं ने सम्मान हासिल किया है समाज में, उन महिलाओं से हम आपको रूबरू कराते हैं। महिलाएं डॉक्टर भी हैं, महिलाएं वकील भी हैं, महिलाएं आईपीएस भी हैं और सुरक्षा में विशेष तौर पर तैनात भी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो नारी मौजूद हैं, जो महिला मौजूद हैं, वो आईपीएस हैं और भोपाल की सुरक्षा में मौजूद रही हैं। कई जगहों पर इन्होंने काम किया है, नक्सलाइट एरिया तक में इन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। तो हम बात कर रहे हैं आईपीएस श्रद्धा तिवारी की, जो साफ तौर पर डीसीपी है और हेडक्वार्टर भोपाल में है। उनका स्वागत करेंगे। मैम, न्यूज आवर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और महिला दिवस की बहुत बहुत आपको पहले तो बधाई हो। मैम, आप सभी लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपका देखा गया जिस तरह से शांत स्वभाव है और फील्ड में आप उतनी तेज तर्राट रहती हैं। नक्सलाइट एरिया का एक किस्सा हमें याद है कि आपने बताया था कि नक्सलाइट एरिया में जाना पड़ गया था। आप हालांकि बिलासपुर में पोस्टेड थी स्पेशल आर्म फोर्स में, लेकिन आपने जब कांकेर और नक्सलाइट एरिया के अंदर गई थी तो वहां पर जहां पर चौकियां बनी रहती हैं बताया जाता है, जब आप चौकियों पर पहुंची तो क्या नजारा था और किस तरह से पहुंची, कुछ उस किस्से के बारे में बताइए। निश्चित तौर पे हमारे जो पुलिस जवान कर्मचारी बहुत ही दुरूह परिस्थितियों में काम करते हैं और नक्सलाइट इलाके में निश्चित तौर पे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। अपने परिवार से दूर रहना और बिल्कुल हमेशा जान का खतरा बना रहता है। तो जब मैं वहाँ पे स्पेशल आर्म फोर्स में पदस्थ थी, तो जो आउटपोस्ट थी जहाँ पे हमारे कर्मचारी पदस्थ रहते हैं, तो वहाँ पे मैं विजिट करने गई थी। इसके पहले कोई महिला पुलिस अधिकारी वहां पे गई नहीं थी, तो उनको कभी अंदेशा भी नहीं था कि मैं वहां पे जा सकती हूं। और चूंकि नक्सलाइट इलाके में पहले से कोई सूचनाएं भी नहीं दी जाती हैं कि कौन कहां पे मूव कर रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। जब मैं वहां पे पहुंची तो जो कर्मचारियों को देखा तो बहुत खुशी के पल थे। जितनी खुशी उनको थी उससे ज़्यादा कहीं खुशी मुझे महसूस हो रही थी। वो जिन परिस्थितियों में रह रहे थे वो मैंने देखा वहाँ पे और उनके हालचाल पूछा, तो उससे मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ। मैम, जिस लेवल पर आप हैं, एक डीसीपी लेवल पे हैं, और ऐसे में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं परिवार का बेहद सपोर्ट होना चाहिए, तभी आदमी यहां तक पहुंच पाता है। आपके जीवन में ऐसा कौन परिवार का सदस्य था जो प्रेरणादायी था, या किस तरह से आपको परिवार ने सपोर्ट किया? मेरे पिताजी, जिनकी मैं शुक्रगुजार हूँ, वो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे मेरे। वो भी प्रशासनिक सेवा में थे और जिस तरह से उन्होंने उनकी कार्यप्रणाली थी उन्हीं को मैं फॉलो करना चाहती थी, क्योंकि वो तहसीलदार रहे, एसडीएम रहे और जो बताते थे कि वो जजमेंट जब करते थे लैंड संबंधी प्रकरणों में, जो गरीब उनके पास आता था और कहीं उसको न्याय मिलता था, जो खुशी का अनुभव होता था, वो परिवार में बांटते थे। तो तभी से मैंने प्रण किया था मैं कोई ना कोई ऐसी सेवा चुनूंगी जिसमें लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सकूं, खुशी दे सकूं। वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। और जो उनकी शब्द थे कि कठिन परिश्रम और डेडिकेशन जो उनका, और एक देशभक्ति जनसेवा जो पुलिस का नारा है, मैं उनकी देशभक्ति को भी मानती हूँ कि जब कभी वो छुट्टी में भी जाते थे तो जहाँ पे भी कहीं थाना होता था तो 26 जनवरी या 15 अगस्त बीच में पड़ता था, तो उस थाने में जाके या कहीं भी ऑफिस में जाके उस फ्लैग होस्टिंग को जरूर वो वहाँ पे उसमें प्रेजेंट रहते थे। मैम, आपके फादर इल्ला भी शायद पुलिस में ही थे और आपके पति भी पुलिस में ही हैं या अधिकारी अंग में ही हैं। किस तरह से सामंजस्य से बैठाती हैं? आप फैमिली में हैं तो आपकी बिटिया भी है और बेटा भी है, कैसे सामंजस्य से बैठा पाती हैं परिवार और काम के बीच में? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी शादी भी जिस परिवार में हुई, मेरे फादर इन लॉ 1941 बैच के सूबेदार थे और वो एसपी रैंक पे पहुँचे, और मेरे पति भी आईपीएस अधिकारी हैं, वो अभी आईजी योजना है। तो जो परिस्थितियां और जो माहौल मुझे परिवार में मिला, निश्चित तौर पे वो बहुत सपोर्टिव था, तभी मैं यहाँ पे आज अपना काम कर पा रही हूँ। इसके साथ ही मेरा परिवार, मेरे बच्चे दोनों ही मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक बार फिर से नक्सलाइट एरिया की तरफ मुड़ते हैं। जब आप बिलासपुर में पोस्टेड थी तो सुना है वहाँ पे आप लोग AK-47 या बंदूक को लोड करके लेटते थे, क्योंकि आपके पति भी वहीं पोस्टेड थे। नक्सलाइटों से बड़ा खतरा रहता था। किस तरह की परिस्थितियाँ रहती थी? क्या इतनी टिपिकल परिस्थितियाँ थी वहाँ की?
बिल्कुल। हम लोग कांकेर में पदस्थ थे, तो वहाँ पे जैसे मॉर्निंग वॉक पे हम लोग निकला करते थे, तो वहाँ पे सभी लोग हमको मना करते थे कि आप लोग ऐसे मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएं, क्योंकि नक्सलाइट का वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी रहता था। तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से रात में हम लोग AK-47 लोड करके ही साथ में सोते थे कि कभी भी वो अटैक कर सकते थे। पुलिस फोर्स इतना नहीं होता था और बाकी मूवमेंट उनका लगातार चलता रहता था। तो निश्चित तौर पे जो वरिष्ठ अधिकारी गण होते हैं, उनको अपनी जनता की सुरक्षा के साथ साथ अपने फोर्स की सुरक्षा के साथ साथ खुद की सुरक्षा भी जरूर रहता है। उसका एनालिसिस किया जाता है कि किस तरीके के क्राइम बढ़ रहे हैं, कहाँ पे पुलिस को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पूरा एनालिसिस CID में होता है, तो निश्चित तौर पे वो भी बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। मैम, महिलाओं से संबंधित देखा गया है कि जनरली अपराध होते हैं और महिलाएं थाने तक नहीं पहुंचती हैं। क्या चाहती हैं आप, कैसे संदेश देंगी कि महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं? अब कभी कभी फॉर्जरी केस भी होते हैं, महिलाओं के द्वारा भी किए जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में किस तरह से आप हैंडल करती हैं? जैसे आपने देखा होगा ऐसे कई मामले भी आए होंगे, तो कैसे इनको हैंडल करती हैं और क्या सजेशन देंगी समाज को, महिलाओं को विशेष तौर पर? महिलाओं में निश्चित तौर पे जागरूकता बढ़ी है, ये काफ़ी खुशी की बात है। और पुलिस विभाग भी इसमें समय समय पे अवेयरनेस के कैंप चलाते हैं, जो चाहे वो साइबर क्राइम हो या महिला संबंधी क्राइम हो। महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं संकोच का वातावरण है, जहाँ पे खुल के महिलाएं बात नहीं कर पाती हैं। तो थानों में भी महिलाओं की पदस्थापना लगातार हो रही है और महिला डेस्क भी बनी हुई है, जहाँ पे महिलाएं अपनी बातों को बिना संकोच के, बिना झिझक के कह सकें। उनको पुलिस को अपना मित्र समझें, अपनी बातें बताएं। अगर वो अपना नाम आगे नहीं आने देना चाहती हैं, तो उनकी काउंसलिंग भी की जाती है, साथ ही वो चीज़ें गोपनीय भी रखी जाती हैं। कई बार ये होता है महिलाओं को समझ में नहीं आता कि ऐसे में हम क्या करें, तो वो भी सजेशन पुलिस द्वारा दिए जाते हैं। महिलाओं को आगे आना चाहिए, घर की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है उनको शेयर करना चाहिए। और महिलाओं के साथ साथ मैं पुरुषों को भी कहना चाहूँगी कि अपने आसपास जो भी चीज़ हो रही है, जो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मल नहीं है, उसके बारे में अलर्ट रहें। क्यों, हर घर में, हर परिवार में महिला रहती है, बच्चियां रहती हैं। तो हर एक नागरिक अगर जागरूक होगा तो कहीं ना कहीं हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो पूरे होंगे। मैम, महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकलना चाहिए, समाज के साथ जुड़ना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए। एक और चीज आजकल निकलकर सामने आ रही है कि जो साइबर क्राइम का अपराध है आधुनिक दौर में, वो टेक्निकली और अपग्रेड होता जा रहा है। तो साइबर क्राइम से कैसे बचें, क्योंकि बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस रहे हैं, चाहे महिला हो। अभी हाल ही में भोपाल में भी देखा गया था, एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ, और कई जगहों पे मध्य प्रदेश में ऐसा साइबर क्राइम जैसा अपराध हो गया है। हालांकि सरकारें जो हैं अलर्ट कर रही है, मैसेजेस के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अलर्ट किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा पुलिस द्वारा या जज द्वारा ऐसा कॉल नहीं आता है, लेकिन फिर भी लोग फंस रहे हैं। इस पर और पुलिस क्या कर सकती है और क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को? इसमें तीन ही चीज़ें हैं जब हम ये साइबर संबंधी क्राइम में फंस जाते हैं। एक तो ये है कि जानकारी का अभाव, बहुत ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कोई भी मैसेज आता है या कोई भी फ़ोन कॉल आता है, तुरंत ना उठाएं, पहले सोचें कि क्या ये सही है। तो सबसे पहले तो जल्दी विश्वास न करें। दूसरा ये कि लालच में नहीं आए, कि कोई भी कहीं का भी कोई प्रलोभन देता है कि हम पैसा दुगना कर देंगे या एक कोई योजना आई है, तो कहीं भी इसमें लालच में नहीं आए। और तीसरा ये आलस ही इसका एक तीसरा कारण हो सकता है कि अगर हमको कहीं पे भी लग रहा है तो हम बैंक में जाके क्लियर कर लें, कोई भी लिंक ओपन ना करें, कोई अपना OTP ना बताएं। तो ये आलस भी एक इसका कारण हो सकता है। और इजी मनी के लिए ये निश्चित तौर पे ये अपराध होते हैं कि इजी मनी जिसमें प्राप्त करना चाहता है, उसकी भाई इजी मनी के चक्कर में ना पड़े। और ये जागरूकता है, हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम अपने परिवार में इस चीज़ों को बताएं। और साथ ही अगर कुछ अपराध घटित हो गया है तो पुलिस के सामने ना आए, ना आने के लिए लगता है कि हमारा हंसी उड़ाएंगे या हमें मीडिया में आ जाएगा कि हम कैसे इसमें पढ़े लिखे होने के बाद इस अपराध में कैसे शिकार बन गए। तो इस तरीके से संकोच ना करें, क्योंकि अगर अपराधी अपराध करता रहेगा तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। जब तक पुलिस को सूचना नहीं मिलेगी तो पुलिस इसमें आगे कार्रवाई नहीं कर पाएगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस को जरूर बताएं।
मैं आपने कई घटनाओं को रोका है, कई घटनाओं का परीक्षण किया और उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कोई ऐसी घटना इंटरेस्टिंग जो आपके जीवन में बहुत अच्छी हुई हो, आपने सफलता उसमें हासिल की हो? आपका एक केस गुना में भी हुआ था जब बच्चे को अगवा किया गया था, शायद वो भी केस था। एक यहाँ भी केस हुआ था जहाँ लूट की हुई थी, उसको भी आपने पर्दाफाश किया था। तो ऐसी कोई रोचक घटना जो आपके साथ जो जिसमें आपने सफलता हासिल की हो? हाँ, बच्चे का वो अच्छा था। उसमें बच्चे के पिता ने मुझे बाद में फ़ोन करके बोला था कि वो बहुत संतुष्ट हुआ। जितनी उसको आशा नहीं थी इतनी जल्दी केस डिटेक्ट कर लेंगे, और निश्चित तौर पे वो चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जब वो बच्चा किडनैप हुआ था उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, और जिस गाड़ी से वो गए थे उसका भी डिटेल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कुछ कैमरे वगैरह ख़राब थे, तो सीसीटीवी फुटेज में भी जानकारी नहीं उपलब्ध हो पा रही थी। लेकिन पुलिस का जो भी काम है टीम के रूप में होता है। हमारी टीम में बहुत अच्छे लोग थे। टीम का जो मोटिवेशन लेवल था बहुत हाई लेवल पे था। जब हम सोच लेते हैं कि कुछ हमको करना है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। हमारी टीम बिल्कुल जीरो से बढ़ी। कई बार निराश होकर बैठ जाती थी टीम, लेकिन ऐसे में टीम लीडर का काम होता है कि उसको प्रोत्साहन दें, जो भी चीज़ें हम गाइड कर सकते हैं वो बताएं, और अगर पॉजिटिव सोच लिया है कि इस केस को डिटेक्ट करना है तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। बहुत सारे केस हैं जिसमें बच्चियां गुम गई थी, जो बच्चियां मिल जाती हैं, फिर उनके पेरेंट्स के चेहरे पे जो संतोष के भाव उभरते हैं पुलिस के लिए, तो निश्चित तौर पे वो हमें खुशी मिलती है। सबसे कठिन होता है प्रॉपर्टी ऑफेंस में डिटेक्शन। तो प्रॉपर्टी ऑफेंस में भी अच्छा काम हुआ है। जब मैं जोन 2 में थी तो काफ़ी कुछ डिटेक्ट हुआ है। हमारी टीम के जो लड़के थे वो 3 रात तक सोए नहीं थे, लगातार वो ट्रेवल किए थे और आरोपियों को पकड़े, और उसमें एक एक नोज पिन तक उसमें बरामद हुई थी। तो 100% रिकवरी हुई थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। साथ ही बाग से बनिया जो पुलिस की टीम थी उसमें बहुत अच्छा काम किया था। उसने पुलिस की टीम थी उसमें बहुत अच्छा काम किया था। जनरली मैम देखा गया है कि जो पुलिस वालों पर आरोप बहुत जल्दी लगा देते हैं लोग कि काम नहीं कर रहे, वो लोग पीछे की मंशा नहीं देख पाते कि कितने घंटे नहीं सोए हैं, कितनी देर तक वो काम करते रहे। एक आदमी को पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ पुलिस गई है। जब मैं लोगों से बात कर रहा था या पुलिस विभाग से भी मैंने बात की तो आपके बारे में पता चला आप टीम भावना को लेकर चलती हैं साथ में। अगर टीम साथ में है तो उसका रिजल्ट निश्चित तौर पर आएगा। तो ऐसा ही हर जगह होता है कि सिर्फ आपको ही बस रहता है, और आपका कितना सपोर्ट रहता है जो विभाग है आपका, क्योंकि आप एक महिला हैं और आप सब लोग जानना चाहते ये हैं कि विभाग में क्या होता है, महिलाओं के प्रति कैसा सपोर्ट रहता है, कितना सपोर्ट रहता है? निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए पुलिस विभाग बहुत अच्छा विभाग है और 100% सपोर्ट मिलता है। इसमें जो भी महिलाएं अच्छा काम करती हैं बिल्कुल उनको एप्रिसिएशन मिलता है। और वर्दी एक ऐसा जज्बा है कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसमें हम जब वर्दी पहन लेते हैं तो कहीं से ये नहीं लगता है कि हम महिला हैं। और कहा भी जाता है कि पुलिसमैन, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो पुलिसमैन होता है। तो वर्दी पहनने के बाद याद भी नहीं रहता कि हम महिलाएं हैं, और बहुत सपोर्ट मिलता है। और टीम भी जो ये रहती है उसमें कभी नहीं देखती कि हमारी महिला पुलिस अधिकारी है, उसमें सिर्फ अधिकारी होता है। अच्छा, आपको जब आप वर्दी की बात की आपने, तो जैसे सेवा करनी होती है और आपके पापा तहसीलदार थे, प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगा आप भी प्रशासनिक सेवा में, जैसे आईपीएस इधर पुलिस सेवा में, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमको इस लेवल में आईपीएस साइड में जाना है, ये प्रशासनिक साइड से छोड़ करके पुलिस प्रशासन होता है उधर जाना है? जब मैं पढ़ा करती थी तो एक सीरियल आता था टीवी पे, दूरदर्शन पे, उड़ान करके सीरियल आता था। उसमें महिला पुलिस अधिकारी का ही सीरियल था वो, तो उससे निश्चित तौर पे मुझे प्रेरणा मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उस समय लगा कि नहीं, मुझे पुलिस अधिकारी बनना चाहिए। और वर्दी का जो क्रेज होता है वो था, और वर्दी हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मतलब जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो शायद अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, और वर्दी में एक रहता है, एक गरिमा रहती है, एक मान रहता है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। अच्छा मैम, जैसे फैमिली में आप घर जाती होंगी, यहाँ तो सख्त दिखाई देती हैं, बड़े कठोर, ये
काम होना चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए। वो घर जाती हैं तो जो आपके बच्चे हैं वो भी ऐसा कहते हैं, मम्मी थोड़ा अब यहाँ घर आ गई तो सख्त ना रहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए। महिलाओं को शायद भगवान ने ये नियामत दी है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। जब उनको सख्त रहना होता है वो सख्त हो जाती हैं, और जब सॉफ्ट रहना होता है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जब बच्चों के साथ हमको बात करनी होती है तो उनसे भी डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जब कोई प्रार्थी भी हमारे पास आता है तो उससे सख्त रहने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे जिस हिसाब से बात करनी है। कई बार बहुत रोते रोते लोग हमारे पास आते हैं, तो किनसे कैसे बात करना है वो परिस्थितियाँ और समय देख के हम लोग फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अच्छा, आपके वो जैसे बेटे हैं एक और एक बिटिया है, तो उनके लिए भी यही रास्ता रहेगा कि वो खुद अपना रास्ता चुनेंगे? कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, कोई बताया गया कि जैसे बेटा तो आपका शायद कर रहे हैं वो, और बिटिया अभी 12th या 11th क्लास में, तो क्या भविष्य है, वो क्या चाहते हैं? आपकी साइड में जाएगी, माँ बाप की साइड में जाएगी, कि कुछ उनका अपना रास्ता अलग रहेगा? मैंने उनके लिए ऑप्शन खुले रखे हैं, वो जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। बेटा तो जाना चाहता है, इसी फील्ड में जाना चाहता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा है, और बेटी अभी छोटी है, अब आगे जाके जो भी वो फाइनल करे। अच्छा, एक चीज और मन निकल के आती है कि आप जैसे 2019 में आपको राष्ट्रपति सम्मान भी, पहले से भी कई सम्मानों से कई हैं आपको मिला है, लेकिन राष्ट्रपति भी बड़ा सम्मान होता है, वो किस फील्ड में मिला था और किन विधाओं के कारण मिला था आपको? वो एक लंबी सेवा अवधि के बाद जो ये रहता है, उसमें जो अच्छा काम करते हैं उन लोगों को ये सराहनीय सेवा का पदक दिया जाता है। राष्ट्रपति का पुलिस पदक रहता है ये। अच्छा, एक महिला होने के नाते जो अभी यंग जनरेशन है, आपने देखा होगा सुसाइड केस, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम ये एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते, वो एग्जाम नहीं क्रैक पाते, क्या कुछ सजेशन रहेगा? क्योंकि एक जीवन यहाँ तक नहीं रुक जाता कि आपने एक एग्जाम क्रैक नहीं किया है, जीवन बहुत लंबा है, आप आगे भी, जरूरी नहीं कि एक IPS प्रशासनिक यही सक्सेसफुल माने जाए, किसी भी फील्ड में आप जाएंगी तो उसमें भी सक्सेस मानी जाती है। क्या सजेशन देना चाहेंगे, विशेषकर जो बच्चियां आज के समय में तैयारी कर रही हैं, कितना पेशेंस रखें और किस फील्ड को चुने, किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाएं और डिप्रेशन में ना जाएं विशेष तौर पर? मेरा ये मानना है, बच्चों के साथ साथ मैं उनके पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि बच्चों को सुने, उनको क्वालिटी टाइम दें, वो जो करना चाहते हैं उनके बारे में उनको गाइड करें, लेकिन अपनी इच्छाएं ना थोपें, और जो वो बनना चाहते हैं उसके लिए घर में पॉजिटिव माहौल दें, उनको आगे बढ़ाएं। बच्चों के लिए मेरा ये कहना है, सबसे पहली चीज़ तो है कि कठिन परिश्रम, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, डेडिकेशन। तीसरी चीज़ है पेशेंस, वो भी बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में है। जब हमने सोच लिया कुछ बनने का तो निश्चित तौर पे बनते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और साथ ही आगे बढ़ते चलें। अगर कोई चीज़ नहीं ही हमें मिल पाई तो लेट गो, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। उसी तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हम जिंदगी में बन ही जाएंगे। देखिए, सीखते रहना चाहिए, डिप्रेशन का शिकार ना हो कोई, जिंदगी क्योंकि बहुत बड़ी होती है और आपकी जिंदगी ही आपके माँ बाप से चलती है। महिला होने के नाते DCP श्रद्धा तिवारी ने जो बताया, महिलाओं के लिए जो सजेशन दिए, वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि महिला दिवस भी है, तो क्या महिला दिवस एक दिन या महिलाओं के लिए सिर्फ एक दिन, या महिलाएं करें? क्योंकि देखिए, सरकारें भी 33% और 35%, 50% का आरक्षण हर जगह पर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही, इवन ज्यादा बेटर कर रही हैं, चाहे स्पेस की बात की जाए, चाहे ट्रेन चलाने की बात की जाए, चाहे किसी भी फील्ड में बात की जाए। तो ये सवाल है कि क्या एक दिन महिलाओं के लिए, कि हर दिन होना चाहिए? महिलाओं का तो हर दिन होता है, क्योंकि हर परिवार में महिला का एक अलग रोल होता है और हर दिन मनाना चाहिए। और पुरुषों के लिए मेरा यही कहना है कि, और महिलाओं के लिए भी, कि पुरुषों से कोई कंपटीशन नहीं है। एक कंपटीशन की भावना ना रखें, क्योंकि पुरुषों के बिना महिलाएं नहीं और महिलाओं के बिना पुरुष नहीं। और पुरुषों से ये आग्रह है कि अगर कोई महिला अच्छा करती है तो निश्चित तौर पे उसको सम्मान दें, सराहना दें। बिल्कुल। तो साफ तौर पर ये थी हमारे साथ IPS श्रद्धा तिवारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम न्यूज आवर के साथ जुड़ने के लिए। तो एक साफ तौर पर संदेश है आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे युवाओं को, कि डिप्रेशन का शिकार पहला तो ना हो। और महिला दिवस सिर्फ महिलाओं के लिए एक दिन नहीं, हर दिन होता है, क्योंकि महिला माँ भी है,
माँ का प्यार भी है और बहन का स्नेह भी है। इसके साथ साथ ही आप देखिए तो पत्नी का प्रेम भी होता है, बच्चों के लिए लाड दुलार भी होता है। तो महिलाएं हर जगह पर मौजूद है और हर तरह से महत्वपूर्ण है। ऐसे में हालांकि पुरुष और महिलाएं दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन आज के दिन चूंकि 8 तारीख है और महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में महिलाओं का सम्मान करते हुए न्यूज आवर ने ये प्रोग्राम रखा था। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।